नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को बेरहमी से पीट पीट कर मार डालने का मामला अब एक इंटरनेशनल इशू बन गया है। इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति और सुहास सुब्रमण्यम ने अलग अलग बयानों में दीपू दास की किलिंग को कंडेम किया है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से हिंदू समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्जेंट एक्शन की डिमांड की है। दूसरी तरफ इस बात के सबूत मिले हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काने के पीछे आईएसआई की साजिश है। मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का दहशतगर्द ढाका में तकरीर देते हुए दिखाई दिया, इसका वीडियो आज सामने आया। लेकिन हमारे अपने देश में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के लिए बीजेपी और आरएसएस की पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन ग्राउंड पर आज भारत में हिंदू संगठनों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा और ज्यादती के खिलाफ आज दिल्ली, कोलकाता, जम्मू, हैदराबाद और भोपाल समेत पूरे मुल्क में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए। दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमीशन और वीजा सेंटर के बाहर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के खिलाफ नारेबाजी की और बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की। उग्र विरोध प्रदर्शन की वजह से बांग्लादेश को दिल्ली में अपना वीजा सेंटर बंद करना पड़ा। बांग्लादेश ने प्रदर्शन की इन तस्वीरों को देखकर आज ढाका में भारत के हाई कमिश्नर को समन किया। भारत में अपने मिशन की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने आज भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बुलाया और दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में अपने डिप्लोमेटिक मिशन की सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में प्रदर्शनकारी दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के घर तक पहुंच गए थे। इसी तरह सिलीगुड़ी में बांग्लादेश के वीजा सेंटर में तोड़फोड़ की गई और ये बहुत चिंता की बात है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में उसके डिप्लोमेट्स और मिशन स्टाफ की सुरक्षा इंश्योर की जाए। हालांकि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बांग्लादेश के हाई कमीशन के आसपास सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने पूरी ताकत लगाकर प्रदर्शनकारियों को बांग्लादेश के हाई कमीशन तक पहुंचने से रोका। प्रोटेस्ट करने वाले लगातार हिंदुओं की सुरक्षा करने की मांग कर रहे थे। आज दिल्ली के अलावा हैदराबाद, जम्मू, वाराणसी और भोपाल में भी प्रोटेस्ट हुए। हैदराबाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोतापेट चौक पर जिहादियों का पुतला दफन किया और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ नारे लगाए। वाराणसी में भी हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश हिंदुओं के समर्थन में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। भोपाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने बांग्लादेश सरकार के प्रतीक के तौर पर पुतला दहन किया और यूनुस सरकार के खिलाफ नारे लगाए। जम्मू में भी आज शिवसेना, डोगरा फ्रंट और वकीलों के संगठनों ने हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आवाज उठाई। आज कोलकाता में भी बांग्लादेश की डिप्टी हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। बड़ी तादाद में हिंदू प्रदर्शनकारी भगवा झंडे लेकर कोलकाता के सर्कस एवेन्यू इलाके में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन की तरफ बढ़ रहे थे। प्रदर्शनकारियों को बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन तक पहुंचने से रोकने के लिए वैसे तो सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए थे, लेकिन जब प्रदर्शनकारी पुलिस के बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
ताकि भीड़ को बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक मिशन तक पहुंचने से रोका जा सके। पुलिस की लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। आज भारत ने भी बांग्लादेश में अपने डिप्लोमेटिक मिशन की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को तलब करके कहा कि वो अपने देश में भारत के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और अपने यहाँ माइनॉरिटीज़ पर हो रहे जुल्म को रोकें। इसी बीच बीजेपी ने कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर लाठीचार्ज को लेकर ममता सरकार को घेरा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जिस तरह ममता बनर्जी ने शांति से विरोध जता रहे सनातन धर्मियों पर पुलिस से लाठी चलवाई है, उससे साफ है ममता बनर्जी भी बांग्लादेश की जमात इस्लामी से प्रभावित हो चुकी है। वो इंडी गठबंधन जो शायद अपना आदर्श इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म को मान चुका है, अर्थात घुसपैठिया संरक्षक और सनातन धर्म विध्वंसक, इंडी गठबंधन के राज्यों में असंवेदनशीलता बहुत गंभीर रूप धारण करती जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड वायलेंस कर रही है, यानी लक्षित हिंसा कर रही है, तो पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड एक्शन यानी लक्षित कार्रवाई कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जमाते इस्लामी का साया, उसी मानसिकता का साया अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार के ऊपर आ गया है और हिंदुओं को अपनी दुख, संवेदना और पीड़ा की अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं है। जिस प्रकार से हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस जैसे कई दल बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को भारत के मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में वैसी ही कट्टरपंथी ताकतें सत्ता में आ गई हैं जैसी इस वक्त भारत में है। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। कांग्रेस के एक और नेता राशिद अल्वी ने भी इसी तरह की बात कही। राशिद अल्वी ने कहा, जिस तरह भारत में मुसलमानों को मारा जा रहा है, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, उसी तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। भारत में मौजूदा सरकार जो कर रही है, बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी वैसा ही कर रहे हैं। दिग्विजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है, भारत के अंदर भी कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है। वहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है, भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है, घरों पर मुसलमानों के बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ भी कट्टरपंथी एक समुदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। मुझे लगता है कि दिग्विजय जी ने जो कुछ कहा है उसके अंदर कहीं कोई गलत बात नहीं है। दिग्विजय सिंह और राशिद अल्वी जैसे नेताओं को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बात ध्यान से सुननी चाहिए। बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर शेख हसीना ने चिंता जताई। उनका एक ऑडियो सामने आया है जिसमें शेख हसीना ने 18 दिसंबर को मेमनसिंह में दीपू चंद्र दास की हत्या पर शोक जताया।
शेख हसीना ने कहा कि दीपू दास पर झूठा इल्जाम लगाया गया। जिस तरह की दरिंदगी दीपू चंद्र दास के साथ हुई है वो कल्पना से परे है। शेख हसीना ने कहा कि ऐसे दरिंदों को मौजूदा हुकूमत पाल पोस रही है। যে দীপক দাস তাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নবীজি সম্পর্কে নাকি কটূক্তি করেছে, তার কোনো আজ পর্যন্ত কোনো দৃষ্টান্ত দেখাতে পারলো না, কোনো প্রমাণ দেখাতে পারলো না, কিন্তু তাকে ধরে এমন ভাবে অত্যাচার করলো, এমন ভাবে মারলো, শুধু পিটিয়ে পিটিয়ে মারলো তাই না, পা বেঁধে রেখে আবার আগুনে পোড়ালো। এরা কি মানুষ? ওদের চেহারাটা মানুষ দেখলো যে এরা কত বিভৎস, কত জঘন্য, কত নোংরামি। কোথার দিকে এই দানবরা আসছে বাংলাদেশে, কাদেরকে খাওয়া পড়া মানুষ করলাম সেটাই আমার এখন চিন্তা। এটা খুবই কষ্টদায়ক, আমার সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নাই। আমরা বুঝি আপনাদের কষ্ট, আর কেউ বুঝি না বুঝি আমি বুঝি। স্বজন হারা বেদনা, আর বাবার সামনে ছেলে আর বাবা ছেলের লাশ উঠাবে, এটা তো কেউ কোনো বাবা চায় না, কোনো বাবা চায় না। তা আপনি ধৈর্য ধরেন, আর কি বলবো। আসি, বেঁচে যখন গেছি, যত দূরেই থেকে আমি আছি আপনাদের সাথে, আপনাদের পাশেই আছি, আর এর বিচার হবে ইনশাল্লাহ। बांग्लादेश के हिंदुओं पर जिस तरह के जुल्म हुए हैं उसे देखकर अगर किसी का खून न खोले तो खून नहीं पानी है। आजकल बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है। महिलाओं को सिंदूर लगाने से डर लगता है। मोहम्मद यूनुस के पावर में आने के बाद हिंदू के साथ जुल्म और ज्यादती में बेइंतहा इजाफा हुआ है। दीपू चंद्र दास को सिर्फ इसीलिए पीट पीट कर मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू था। बांग्लादेश के पुलिस अफसरों ने कंफर्म किया है कि दीपू के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी कमेंट का कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे और भी कई केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन इस बेरहमी को, इस हैवानियत को भारत के मुसलमानों के साथ कंपेयर करना ज्यादती है। राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए और भी इशू मिल जाएंगे, पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को किसी भी कीमत पर जस्टिफाई करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से इस्लामिक कट्टरपंथी हावी होते जा रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी खुलेआम बांग्लादेश में शरीयत लागू करने की मांग कर रहे हैं, भारत को लगातार टारगेट कर रहे हैं। हिंसा का यह ताज़ा दौर 18 दिसंबर को एक कट्टरपंथी इस्लामिक लीडर शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से शुरू हुआ है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या के पीछे भारत का हाथ बता रहे हैं। अब ढाका, चटगांव, राजशाही और मेमन सिंह जैसे तमाम शहरों में खुलेआम भारत के खिलाफ जंग की कस्में खाई जा रही हैं। आज ढाका में उस्मान हादी के प्रतिबंधित संगठन इनकलाब मंच ने अपने हजारों समर्थकों को भारत के खिलाफ शपथ दिलाई। এই রক্ত বৃথা যেতে দেব না, যে হাত তাকে হত্যা করেছে। उस्मान हादी की हत्या के नाम पर बांग्लादेश में खुलेआम भारत विरोधी सेंटिमेंट को भड़काया जा रहा है, लेकिन सच्चाई है कि उस्मान हादी की हत्या का आरोपी फैसल करीम मसूद इस वक्त कहां है ये बांग्लादेश की पुलिस को भी नहीं पता। फैसल करीम मसूद ने ही उस्मान हादी को ढाका में गोली मारी थी। उसके साथ आलमगीर शेख नाम का शख्स भी था। दोनों हत्या के बाद से फरार हैं। बांग्लादेश की मीडिया का कहना है कि फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख दोनों ही स्टूडेंट लीडर हैं और वो उस्मान हादी के साथ रहा करते थे। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने उस्मान हादी की पार्टी इनकलाब मंच पर बैन लगा दिया था। इसके बावजूद उस्मान हादी ने ढाका से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि इसी वजह से मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी को रास्ते से हटवा दिया। बांग्लादेश का नेशनल अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस रुकैया प्राची ने बताया कि मोहम्मद यूनुस ने पिछले साल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हजारों इस्लामिक कट्टरपंथियों को जेल से रिहा किया था। अब ये उग्रवादी ही यूनुस के इशारे पर लोगों को टारगेट कर रहे हैं। यूनुस ने कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों को खुली छूट दे रखी है। I'm not surprised. I'm sorry. मुझे आज के बांग्लादेश के हालात पर हैरानी नहीं, अफसोस है।
इसको गलत मत समझिएगा। असल में सत्ता में आने के बाद ही मोहम्मद यूनुस की सरकार ने दर्जनों इस्लामिक आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया था। इन लोगों को कत्ल और आतंकवाद के मामलों में सजा हुई थी, जैसे कि यूनुस ने अंसार उल्लाह बांग्ला टीम के अध्यक्ष जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया था। इसी तरह के दर्जनों दूसरे आतंकवादी जेल से छोड़े गए थे। इन सभी कट्टरपंथियों का इस्तेमाल उग्र भीड़ जुटाने के लिए किया जा रहा है। ये हिंसक भीड़ केवल अवामी लीग के नेताओं पर हमले नहीं कर रही, बल्कि हर उस शख्स को निशाना बना रही है जो यूनुस की सरकार के खिलाफ बोलता है। इसलिए 5 अगस्त 2024 के बाद से सारे बुद्धिजीवियों का मुंह बंद करा दिया गया है। 14 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच यूनुस सरकार ने ऐसे सभी तत्वों को खुली छूट दी है। ऐसे में उस्मान हादी की हत्या भी मेरे हिसाब से मोहम्मद यूनुस के इशारे पर हुई है। इसमें मोहम्मद यूनुस के समर्थन वाले हिंसक समूह, इस्लामिक आतंकवादी, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, अमार बांग्ला पार्टी और इनकलाब मंचो सभी शामिल हैं। पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों के हावी होने के साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी एक्टिव हो चुकी है। पिछले 1 साल से बांग्लादेश में ISI के अधिकारियों की आवाजाही बढ़ी है। बांग्लादेश में तैनात ISI के एजेंट भारत को डिस्टेबलाइज करने की साजिश रच रहे हैं। ISI के अफसर ढाका में बैठकर भारत में कट्टरपंथियों की घुसपैठ कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए लोगों को पैसे देकर जिहाद के लिए तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान के पाले हुए जिहादी बांग्लादेश में भड़काऊ तकरीरें कर रहे हैं। पाकिस्तान के दहशतगर्द संगठन बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों के साथ हाथ मिला रहे हैं। मसूद अजहर ने हाल ही में अपने एक जिहादी मजहर सईद शाह को ढाका भेजा था, जहां उसने बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसारुल बांग्ला टीम और हिजबुत तहरीर को एक साथ आकर जिहाद करने के लिए कहा। मजहर सईद ने ढाका में खुलेआम लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने वाली तकरीर की और इस्लाम के नाम पर इकट्ठे होने की अपील की। इस बीच बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को आज एक और मामले में मुल्जिम बनाया गया। ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना के साथ 16 और लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। पुलिस ने आरोप लगाया कि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान बहुत से लोगों को गायब कर दिया गया था। इसमें पुलिस और सेना के अधिकारी भी शामिल थे। आज ढाका की अदालत ने शेख हसीना के साथ साथ उनके पूर्व सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी और बांग्लादेश की सेना के 11 अफसरों पर भी आरोप तय किए। इनमें 4 पूर्व ब्रिगेडियर जनरल, 4 रिटायर्ड कर्नल और 3 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी आज भी शेख हसीना से लोगों की नाराजगी का फायदा उठा रहे हैं। पहले भी एक साजिश के तहत नौजवानों को भड़काया गया था और मोहम्मद यूनुस ने इसका पूरा फायदा उठाया। अब बांग्लादेश में अराजकता है, एनार्की है और पाकिस्तान को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ISI ने जैश-ए-मोहम्मद को काम पर लगा दिया है। वो बांग्लादेश के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने में लगे हुए हैं। शायद वो भूल गए 1971 में भारत की बहादुर सेना ने उनकी कितनी पिटाई की थी। शायद उन्हें याद नहीं कि पाकिस्तान की 93,000 की फौज ने भारत की फौज के सामने सरेंडर किया था। अब अगर पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो हमारी आर्मी एक बार फिर करारा जवाब देगी। बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों में चला गया तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस्लाम का प्रचार करने निकल गए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त अफ्रीकी देश लीबिया के दौरे पर हैं। लीबिया में आसिम मुनीर ने $4 अरब के हथियार बेचने का सौदा किया। लीबिया के जनरल के साथ बातचीत में आसिम मुनीर ने अपने मुल्क के हथियारों की तारीफ में कसीदे पढ़े और दावा किया कि भारत के साथ जंग में पाकिस्तान ने 90% स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया। और इसके बाद मुनीर ने अपने हाफिज कुरान होने का सबूत दिखाते हुए आयतें पढ़कर लीबिया के जनरल्स को इम्प्रेस करने की कोशिश की। कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह के रास्ते पर चलने का, दुनिया भर के सभी मुसलमानों को एकजुट करने का जिम्मा मिला हुआ है।
लेकिन आसिम मुनीर की इन मजहबी बातों को खुद पाकिस्तान में ही चैलेंज किया जा रहा है। पाकिस्तान की इस्लामिक पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान ने आसिम मुनीर से पूछा, अगर वो सच्चे मुसलमान हैं तो फिर एक मुसलमान मुल्क अफगानिस्तान पर क्यों अटैक करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जब पाकिस्तान काबुल पर अटैक को जायज़ समझता है तो अगर भारत मुरीद के और बहावलपुर में दहशतगर्दों के अड्डों को तबाह करता है तो इसमें गलत क्या है। आप वहां स्ट्राइक करें, जब काबुल पर आप बमबारी करेंगे तो जाहिर है कि ये ऐसा ही है जैसे कोई आपकी इस्लामाबाद में बमबारी कर ले, तो आखिरी हद हो जाती है ना। दूर दराज के इलाकों में अगर आप करते तो शायद कुछ बर्दाश्त हो जाती, तो वहां पर भी आपने कुछ कार्रवाइयां की। अगर आप कहते हैं, मेरे सवालात हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज़ पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद के में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वालों के मराकज़ पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज़ करते हैं और इधर से आपका यही इल्ज़ाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? आसिम मुनीर काफ़ी पहले ही मुल्ला मुनीर बनने का ऐलान कर चुके हैं। वो अपने आप को मुसलमानों का खैर ख्वाह साबित करना चाहते हैं, पर उनके पास मौलाना की इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर वो एक सच्चे मुसलमान हैं तो वो अफ़गानिस्तान पर अटैक क्यों करते हैं। अगर वो सच्चे मुसलमान हैं तो गाज़ा में अपनी फ़ौज भेजने के लिए तैयार क्यों हुए। वैसे आसिम मुनीर भले ही दुनिया भर में घूम घूम कर इस्लाम का प्रचार कर रहे हों, लेकिन उनकी असली मुसीबत रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद इमरान खान है। इमरान खान ने अपनी पार्टी को आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ देश भर में आंदोलन करने का हुक्म दिया है। तहरीक इंसाफ के नेता पूरे मुल्क में घूम घूम कर इस आंदोलन के लिए सपोर्ट जुटा रहे हैं। पीटीआई के नेता कह रहे हैं कि वो फौज की धमकियों से नहीं डरेंगे, जब तक आसिम मुनीर को हटा नहीं देते तब तक वो नहीं रुकेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार ने आज साफ साफ कहा कि अब अगले साल फरवरी तक इमरान खान को जेल में किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में इंसानियत के तकाजे के आधार पर जेल में कैद इंसान को अपनी फैमिली से मिलने दिया जाता है। पाकिस्तान में हिसाब उल्टा है। इमरान की बहनें हर हफ्ते जेल के बाहर धरना देती हैं। इमरान के बेटे अपने फादर से मिलने के लिए तरस गए हैं। इस तरह की हरकतों से इमरान के प्रति लोगों की सिंपैथी और बढ़ेगी और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा। इमरान खान के बाद मैं आपको कांग्रेस पार्टी के इमरान की खबर बताता हूं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को लेकर एक बयान दिया और जिसकी काफ़ी चर्चा हुई। इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए, फिर देखिए वो बांग्लादेश को कैसा जवाब देती हैं। असल में बांग्लादेश के मुद्दे पर बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा था और कहा था कि प्रियंका गांधी सिर्फ गजा पर ही बोलती हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को अनदेखा करती हैं। इसे लेकर इमरान मसूद से जब रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है। इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका गांधी को एक बार प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, वो इंदिरा गांधी की पोती हैं, बांग्लादेश को ऐसा जवाब देंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। हिम्मत भी नहीं होगी करने की। इमरान मसूद ने प्रियंका को प्रधानमंत्री बनाने वाला बयान दिया तो सवाल उठा, क्या कांग्रेस पार्टी राहुल से आगे प्रियंका को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है? अगर प्रियंका को आगे किया जा रहा है तो राहुल क्या करेंगे? जैसे ही इस तरह की बातें शुरू हुई, विवाद शुरू हुआ, तो इमरान मसूद ने सफाई दी, क्लैरिफिकेशन दिया। इमरान मसूद ने कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उन्होंने तो प्रियंका गांधी की सिर्फ काबिलियत बताई थी, इसे राहुल गांधी से जोड़ना सही नहीं होगा। राहुल गांधी मेरे भी नेता हैं, राहुल गांधी प्रियंका जी के भी नेता हैं। प्रियंका जी के मामले में उन्होंने सवाल किया, मैंने प्रियंका जी के लिए जवाब दिया कि प्रियंका जी दूसरी इंदिरा गांधी हैं।
और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं, वो इंदिरा गांधी की आंखें हैं। तो इंदिरा गांधी के चश्मे से अगर उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश के अंदर अगर इनके पास कमान होती तो बांग्लादेश का हिंदुओं का ये हाल ना होता जो आपके साल टाइम पर हो रहा है। ये कहा था मैंने। तो क्या इसको ये नैरेटिव दिया जाना ठीक है कि राहुल गांधी हटाओ और प्रियंका गांधी लाओ? राहुल गांधी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, प्रियंका जी के नेता भी राहुल गांधी हैं। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान सामने आया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी आगे आएं और नेतृत्व करें, और इसके अलावा ये भी मांग हो रही है कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन फिलहाल ये सब बातें बात की हैं। सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। ये सही है कि कांग्रेस में एक ग्रुप ऐसा है जिसे प्रियंका गांधी पर ज़्यादा भरोसा है। कई नेता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि प्रियंका गांधी की मास अपील उन्हें चुनाव जिता सकती है, लेकिन ऐसे लोग माइनॉरिटी में हैं। इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी पर, कांग्रेस के संगठन पर राहुल गांधी का फुल कंट्रोल है, वो पूरी तरह कमांड में है। रॉबर्ट वाड्रा ज़रूर राजनीति में आने के लिए छटपटा रहे हैं, तरह तरह के संकेत देते हैं, पर उनका चांस कम लगता है। अब एक खबर जो आपको सावधान करने के लिए ज़रूरी है। साइबर ठगी का शिकार हुए पंजाब के पूर्व आईपीएस अफसर अमर सिंह चहल की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। चहल ने कल खुद को गोली मारकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। मैंने कल आपको दिखाया था कि कैसे वेल्थ मैनेजमेंट अफसर बनकर साइबर अधिकारियों ने एक फॉर्मर पुलिस अफसर से 8 करोड़ की रकम ठग ली। फाइनेंशियल फ्रॉड, मानसिक दबाव और शर्मिंदगी में अमर सिंह चहल ने खुदकुशी करने की कोशिश की। असल में ये कहानी किसी एक स्टेट, एक शहर, एक शख्स, एक अफसर की नहीं है। पूरे देश में साइबर अपराधियों ने अपना जाल फैला दिया है। इसे रोकने के लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जा रही है, फिर भी लोग शिकार बनते जाते हैं। साइबर ठगी को रोकने में सबसे बड़ा रोल ठगों के शिकंजे में फंसे इंसान के आसपास मौजूद लोग प्ले कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। आज मैं आपको गुजरात से आए साइबर अरेस्ट के 3 अलग अलग मामले दिखाता हूं, जिनमें बुजुर्गों को टारगेट किया गया, लेकिन पुलिस, परिवार और बैंक कर्मचारियों की सतर्कता से इन बुजुर्गों की जिंदगी भर की कमाई लूटने से बच गई। मेहसाणा के रमेश चंद्र पटेल को 9 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में करके उनके घर में कैद कर दिया गया। 12 दिसंबर को उनके फोन पर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कॉल आई। उनसे कहा गया कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनका फोन बंद करने का ऑर्डर दिया है। इसी कॉल को दूसरी जगह ट्रांसफर करवा दिया गया। वहां मौजूद एक महिला ने वीडियो कॉल पर उन्हें बताया कि उनके नाम पर मुंबई में एक बैंक अकाउंट खोला गया है। इस अकाउंट से पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में टेरर फंडिंग की गई। उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है और उनसे कहा गया कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने वाला है। ठगों ने रमेश पटेल से कहा कि वारंट से बचने के लिए वो सिक्योरिटी के तौर पर पैसा जमा कर दें। पैसा जमा करने के लिए उन्होंने वक्त मांगा तो उन्होंने इस कंडीशन पर वक्त मिला कि वो फ़ोन नहीं काटेंगे। चूंकि वो बुजुर्ग हैं, इसलिए उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें घर पर ही कस्टडी में रखा जाएगा। 8 दिन तक रमेश पटेल डिजिटल अरेस्ट में रहे। उन्होंने 65 लाख की रकम जमा भी कर ली, लेकिन 9वें दिन सुबह उन्होंने अखबार में साइबर ठगी के केस के बारे में पढ़ा। उसे पढ़कर वो बिना फ़ोन काटे, ठगों को बिना बताए साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को सारी जानकारी दी। जब पुलिस उनके साथ घर पहुंची तो उन्होंने ठगों से बातचीत जारी रखने को कहा। मैं आपको उस बातचीत का हिस्सा सुनाता हूं, जिससे आपको समझ आएगा कि साइबर ठग कैसे रमेश पटेल को डरा रहे थे। तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैंने आपको बताया था कि आपने बिना बताए कहीं भी नहीं जाना। आपको मद्देनजर रखते हुए आपको घर पे रखा गया कि आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो। पता
बेशक मुझे पता है आपकी तबीयत खराब थी, आप बेशक अपने काम से गए थे, अपनी सेहत को लेकर गए थे, लेकिन अगर वहां पर आपको कुछ भी हो जाता उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा क्या करना है। मैं आपके साथ इतना ज्यादा कोऑपरेट कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी पे भारी पड़ती है। सही बात है। हर एक इतना बड़ा केस चल रहा है और उसका डिसीजन लेने के लिए कितनी सारी मीटिंग्स होगी, आपको ये भी पता है। क्या आप ये चीज मानते हैं कि आप कस्टडी में हैं? तो आपको ये भी पता कि मेरे अलावा भी आपको 3 डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, बल्कि हमारी जो बातचीत भी हो रही है वो भी देख रहे हैं, आपको पता है ना? हाँ पता, मुझे तो पता नहीं, आप कहते हो तो पता होगा, बाकी तो मुझे क्या पता है। वो बैंक ऑफ बड़ौदा में 66 लाख है। करेंगे अगर आपको कुछ भी होता है, भगवान ना करे आपको कुछ ऐसी कोई चीज हो, अगर आपको कुछ होता तो आपको पता नहीं इन सब चीजों के रिजल्ट की गलती आपको पता आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। सही बात है। आइंदा ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी। साइबर अपराधियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुलिस रमेश पटेल के साथ है, इसलिए वो उन्हें डराते रहे। लेकिन जैसे ही पुलिस अफसर ने पटेल से फोन लेकर ठग से उसकी आइडेंटिटी पूछी, फोन कट गया। इतने दिन आपको 4-5 दिन हो गए? नहीं, ज्यादा दिन हो गए तो, लेकिन सर मैं कब से आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे मैं पहचानता नहीं, तो आपका आभार मांगू तो आप अपना नाम तो बताए। मेरा नाम सुनीता पटेल है। मुंबई में कहाँ जगह रहते हो? मुंबई क्यों, क्या बात होगी? मुंबई में मैं एक सीक्रेट ऑफिसर हूँ, मैं अपने बारे में आपको पूरी जानकारी। कौन से डिपार्टमेंट से सीक्रेट ऑफिसर है आप? हेलो, कौन से डिपार्टमेंट से सीक्रेट ऑफिसर है आप? आपका कैमरा चालू करो। अगर सही में आप ऑफिसर है, सीक्रेट ऑफिसर है, कैमरा चालू करो। क्यों बोलती बंद हो गई अभी? बोलो ना, कौन से सीक्रेट ऑफिसर हो आप? रमेश पटेल ने कहा कि पुलिस की वजह से उनका पैसा ठगों के पास जाने से बच गया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के बारे में उन्हें पता था, लेकिन जब उनके पास फ़ोन आया तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, वो घबरा गए। पुलिस अधिकारी बनी महिला जैसा कहती गई वो वैसा करते गए। रमेश पटेल ने बताया कि महिला ने उन्हें कहा था कि अगर वो घर से बाहर निकले तो उनकी जान को खतरा है, टेररिस्ट उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनकर वो इतना डर गए कि उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर वो अखबार में साइबर ठगी की खबर पढ़कर अलर्ट न होते तो उनकी जिंदगी भर की कमाई लुट जाती। उसने मुझे इतना जो घबरा दिया था, तो मेरा मगज दूसरी साइड चला ही नहीं सर। क्या मैंने ऐसा देखा ही नहीं था जिंदगी पर 75 ईयर। ये तो मैं पेपर में भी पढ़ता था, पर तो फिर भी मैं घबरा गया। तो ये 9 दिन तक चला, बराबर है। और मुझे बाहर निकलने ही नहीं देते थे, किसी को मिलना नहीं करना है। आप बाहर निकलोगे तो आपका खून हो जाएगा, आपके ऊपर अटैक हो जाएगा। का ये आतंकवादी का काम है, तो उसकी गैंग होगी तो आपको मार देंगे, तो आप बाहर मत निकलो। 9 दिन तक तो मेरा माइंड इतना उसने टेंशन में मुझे ला दिया ना, तो मैं तो बीपी का दर्द हूँ, तो मेरा तो चक्कर आने लगा। फिर ये बेचरा जी का केस आ गया और मैंने जो न्यूज़पेपर था इसमें पढ़ा, तो ये सब फ्रॉड निकला। मैंने सोचा कि ये केस ऐसा ही है मेरा, तो मेरा मगज थोड़ा काम करने लगा और मैं सीधा पुलिस स्टेशन आ गया क्राइम में। ये फोन छोड़ के मैं आ गया। वहाँ से क्या कह के निकले? कुछ नहीं, उसको कुछ बता ही नहीं। वो बताते नहीं तो मुझे बाहर नहीं जाने देते। तो मैंने लग के कहा था पुलिस स्टेशन जाऊंगा और बाहर निकलूंगा, वो बताएगा तो मुझे रोकेगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। और मेरी मिसिस को बोला तो वो येलो करे ना, तो ये इस रूम में जाने का ही नहीं। रमेश पटेल ने समझदारी से काम लिया। रमेश पटेल को अखबार में जिस खबर को पढ़कर एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हो रही है, वो केस महसाणा के डॉक्टर मनुभाई पटेल का है। 75 साल के डॉक्टर पटेल रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हैं, अपनी क्लिनिक चलाते हैं। 17 तारीख को उनके पास भी वैसी ही कॉल आई जैसी रमेश पटेल को की गई थी।
ठगों ने उनसे कहा कि उनके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से मुंबई में फ्रॉड हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के 40 केस दर्ज किए गए हैं, इसलिए जांच पूरी होने तक उन्हें घर पर ही अरेस्ट रखा जाएगा। 3 दिन तक डॉक्टर पटेल अपने घर से नहीं निकले। उनके क्लिनिक के बगल में मेडिकल स्टोर चलाने वाले शख्स को शक हुआ तो उसने उनके बेटे को इन्फॉर्म किया। बेटे ने पुलिस को जानकारी दी। जब पुलिस डॉक्टर मोनू पटेल के घर पहुंची तो पता चला वो डिजिटल अरेस्ट होकर बैठे हैं। मनु भाई पटेल 2 घंटे बाद 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन ठगों के खाते में करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने वहां पहुंचकर उन्हें बचा लिया। फोन आया और उसने बताया कि तुम्हारे आधार कार्ड पे एक नंबर लिया गया है, उसमें 40 लोगों ने के साथ फ्रॉड किया गया है, तुम्हारे नाम से इधर बॉम्बे क्राइम ब्रांच में फरियाद हुई। उसने ऐसा पहले ही शॉट में मुझे ऐसा कि इमोशनल कर दिया कि ये क्राइम है और क्राइम में आप निर्दोष है तो छूट जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये हमारे साथ कोऑपरेशन तो करना पड़ेगा। वो मुझे पता ही नहीं है, हिप्नोटाइज हो गया, जो भी हो गया हो इसके कहने में, तो मुझे पता ही नहीं चला। 2 दिन जब पुलिस आई तब तक मुझे पता नहीं चला, मैं तो छुपाता रहता था। लेकिन ये मेरे साथी जो मेडिकल स्टोर वाला था उसको शंका हो गई। रात को उसने मेरे लड़के को फ़ोन किया, लड़का ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और तीसरे दिन सोमवार मंगलवार को हाउस अरेस्ट था। तीसरे दिन 9 बजे पुलिस आई। पुलिस नहीं आती तो 2 घंटे के बाद आती शायद पुलिस, तो मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो जाता। अहमदाबाद की ज्योत्सनाबेन पटेल का केस तो और भी हैरान करने वाला है। स्कैमर्स ने उन्हें उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एटीएम कार्ड का नंबर बताया और फिर उनसे कहा कि उनके आधार नंबर पर स्कैम हुआ है। क्योंकि डिटेल सही थी इसलिए ज्योत्सनाबेन उनके झांसे में आ गई। इसके बाद साइबर अपराधियों ने उन्हें एक अकाउंट नंबर दिया और उसमें पैसा ट्रांसफ़र करने को कहा। ज्योत्सनाबेन अपने बैंक पहुंची। उन्होंने अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़वाए। अलग अलग अकाउंट्स में जितना पैसा था वो एक अकाउंट में शिफ्ट किया और इसके बाद उन्होंने बैंक कर्मचारी से सारा पैसा आरटीजीएस करने के लिए कहा। ज्योत्सनाबेन के हाव भाव देखकर बैंक मैनेजर को शक हुआ। उन्होंने जांच पड़ताल की, पैसा ट्रांसफर करने से मना किया तो ज्योत्सनाबेन बैंक मैनेजर से लड़ पड़ी और नौबत हाथापाई की आ गई। एक बार सांभी लो तमे। इसके बाद बैंक मैनेजर ने पुलिस को बुलाया, लेकिन ज्योत्सनाबेन ने असली पुलिस को नकली समझ लिया। कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जब वो किसी तरह नहीं मानी तो मैनेजर ने उन्हें बैठाकर डिजिटल फ्रॉड को लेकर जागरूक करने वाला एक वीडियो दिखाया। तब कहीं जाकर ज्योत्सना पटेल को समझ आया कि उनके साथ ठगी हो रही है, धोखा हो रहा है। ज्योत्सना पटेल ने कहा सही गलत का फर्क उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उसने बोला कि एफडी सारी तोड़ दो और जो पैसा है वो इसमें ट्रांसफ़र करने का है। तो एफडी तो अगले दिन मैंने किया, दूसरे दिन वो आरटीसी फॉर्म भरने के लिए गई मैं ट्रांसफ़र के लिए। हाँ। तो उसी टाइम मैनेजर को डाउट हो गया, मेरे को कितना भी समझाया, लेकिन उस टाइम मेरा मगज ही इतना ख़राब हो गया था, मैंने कभी सुना ही नहीं। मैंने बोला जाने तो मेरे पैसे जा रहे हैं ना, जो वो कहते थे वैसे ही कर रही थी मैं। और वो इसीलिए वहाँ जाके भी उसने बोला कि ये ट्रांसफ़र कर दो, तो वो मैंने ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर्म लिया, लेकिन उन लोगों को बैंक वालों को डाउट हो गया थोड़ा, तो उन लोगों ने ट्रांसफ़र किया ही नहीं और पुलिस को बुला लिया। तो जब पुलिस आई तो आप असली पुलिस को नकली मानने लगे? हाँ, असली को भी नकली मान लिया था। वो माइंड में ही ऐसा भरा हुआ था जो तो क्या कोई सोचे नहीं सकते थे हम। बैंक मैनेजर ने समझदारी दिखाई, इनिशिएटिव लिया। ज्योत्सनाबेन के 33 लाख रुपए बच गए। पूरे गुजरात में बैंक कर्मचारियों को साइबर ठगी के खिलाफ अलर्ट किया गया है। किसी भी बड़े ट्रांजैक्शन से पहले बैंक कर्मचारी पूरी जांच करते हैं। शक होने पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये क्यों हो रहा है इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं। असल में गुजरात पुलिस ने साइबर ठगी को रोकने के लिए ऑपरेशन म्यूल हंट चलाया है।
इस ऑपरेशन के तहत उन अकाउंट्स की तहकीकात की जा रही है जिनसे बड़े ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ऑपरेशन में अब तक 534 केसेस दर्ज किए गए हैं। पुलिस को 771 म्यूल अकाउंट्स का पता चला है। सिर्फ गुजरात में 1708 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। इन अकाउंट्स के जरिए 100 करोड़ रुपए आरोपियों ने विड्रॉ भी किए हैं। गुजरात के डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने कहा कि साइबर ठगी को रोकने के लिए सबसे जरूरी है इन म्यूल अकाउंट्स का बंद होना। साइबर क्राइम विदेश से ऑपरेट होता है, लेकिन पैसा भारत के अकाउंट्स में ही जमा होता है। अगर इस चैनल को बंद कर दिया जाए तो डिजिटल फ्रॉड करने वालों को काफी हद तक रोका जा सकता है। हम लोग ने बैंक अकाउंट्स जो है, खास तौर पे कोई क्राइम के अंदर पाए गए हो या फिर वो बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन एबनॉर्मल तरीके से चल रहे हो, उसका एक पूरा डेटा तैयार किया था। इस प्रकार के अकाउंट्स को खास तौर पे वो लोग कमीशन देके ऐसे लोगों को पास से वो अकाउंट्स भाड़े लेते थे जिनको ज़रूरत होती थी। और ये अकाउंट होल्डर्स को क्या एकदम आसान से पैसे कमाने का रास्ता जो नया दिखा था, उसके झांसे में आके ऐसे लोग नए नए अकाउंट्स खोल के ऐसे साइबर क्रिमिनल्स को, जो बड़े क्रिमिनल्स है, जो देश में नहीं, चाइना है, कंबोडिया है और कई देशों में बैठ के ये साइबर स्कैम्स जो करते हैं, ऐसे लोगों के शिकार बने हुए थे। और 10 दिन के अंदर, जैसे आपने बताया, कि करीबन 500 से ज़्यादा लोगों पे ये केसेस किए गए। 1700 करोड़ से ज़्यादा का ये कुल मिला के ये ट्रांजैक्शन हुआ था, यही अकाउंट से। डिजिटल अरेस्ट के, साइबर फ्रॉड के जिन 3 केसेस को हमने दिखाया, वो पुलिस के प्रोएक्टिव होने की वजह से बच गए। और पुलिस की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने 3 बुजुर्गों को साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बचा लिया। अगर पुलिस इंटरेस्ट ना लेती, बैंक अलर्ट ना होता, तो बुजुर्गों की जिंदगी भर की कमाई लूट सकती थी। ऐसे मामलों में सबसे जरूरी है अवेयरनेस। लोगों को यह समझाना कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। साइबर फ्रॉड करने वाले या तो लोगों को डराते हैं या फिर लोगों को लालच देकर उन्हें फंसाते हैं और पैसा ट्रांसफर होते ही गायब हो जाते हैं। हमारे देश के बुजुर्ग ऐसे लोगों के टारगेट पर ज्यादा होते हैं। देश में ऑन एन एवरेज हर महीने 1000 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड होता है। इस साल अब तक 23 लाख से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि लोग एक फ़ोन कॉल से डर जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं और किसी को बताने से घबराते हैं। हमें अपने आसपास के सब लोगों को जागरूक करना चाहिए और ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सावधान रहिए। अगर आपको कोई डराए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत पुलिस को संपर्क करें। कभी भी अनजान लोगों को पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले बैंक से सलाह ले लें, अपने आसपास के किसी पढ़े लिखे आदमी से सलाह ले लें, डरे नहीं। बिहार में माफिया के खिलाफ सरकार अब सख्त हो गई है। गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि 3 तरह के माफिया, जमीन, शराब और बालू माफिया को किसी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। अब एक्शन शुरू हुआ है। बिहार में जमीन माफिया और बालू माफिया की नई लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें कुल 19 नाम हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने 19 जमीन और बालू माफिया को आइडेंटिफाई करके उनकी करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त करने का प्रस्ताव एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेजा है। इनमें दानापुर से आरजेडी के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव की संपत्ति भी शामिल है। रीतलाल यादव और पिंकू यादव दोनों फिलहाल जेल में हैं। दोनों पर बिल्डर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। जिन 8 भू माफिया की लिस्ट बनी है, उन सभी की संपत्ति जब्त होगी। इसके अलावा 11 बालू माफिया की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि जांच में ये सामने आया कि इन माफिया ने अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की है, जिसे जब्त किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने भू माफिया के कुल ऐसे 8 भू माफिया को चिन्हित किया है जिला के सहयोग से, जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास है और जिन्होंने अपराध जनित संपत्ति उसको संग्रहण भी किया है।
और इन 8 भूमाफिया को चिन्हित करने के बाद हम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का पता लगवाया और 8 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए अपराध जनित संपत्ति का संपहरण करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। इसी प्रकार बालू माफिया, अभी तक हम लोगों ने 11 प्रमुख जो बालू माफिया हैं संपूर्ण बिहार राज्य में, जिनकी सूचना हम लोगों को जिला से प्राप्त हुई थी और हमारे पास भी जो डेटाबेस थी, उनको गिरफ्तार करके और अपने विशेष कोषांग और विशेष दल के माध्यम से उनके द्वारा अर्जित की गई चल और अचल संपत्ति जो कि अपराध जनित है उसको चिन्हित किया है। अब ऐसा लगता है कि बिहार में भी माफिया के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ यूपी के अंदाज में एक्शन लेने की कोशिश की जा रही है। इरादा नेक है, लेकिन ये काम आसान नहीं है। माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसी हिम्मत चाहिए, नैतिक बल चाहिए और पुलिस और प्रशासन पर उसी तरह की पकड़ चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को ब्रांडेड बिस्किट दे रहे हैं, चॉकलेट्स, केचप, कोल्ड ड्रिंक्स और बेबी फूड दे रहे हैं, तो ज़रा संभल कर दीजिए, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोग आपके घर में, आपके किचन में स्लो पॉइजन पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो विदेशों से बड़े ब्रांड्स के उन प्रोडक्ट्स को सस्ते में खरीदता था जो या तो एक्सपायर्ड होते थे या जिनकी एक्सपायरी डेट करीब होती थी। उसके बाद उसके लेबल, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और यहाँ तक कि QR कोड भी बदलकर नई पैकेजिंग के साथ उसे बाजार में बेच दिया जाता था। ये जहर बड़े मॉल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके घर पहुंच रहा था। असल में क्राइम ब्रांच की टीम ने आज सदर बाजार में एक गोडाउन पर छापा मारा। जब पुलिस वहां पहुंची तो हैरान रह गई। गोडाउन में हजारों लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई थी, जिनकी नए सिरे से पैकेजिंग की जा रही थी। प्रिंटिंग मशीनों के जरिए नए लेबल बनाए जा रहे थे। बॉटल्स में नए बारकोड लगाए जा रहे थे। इससे नई एक्सपायरी डेट दिखाई दे रही थी। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आज जो एक्सपायर्ड फूड आइटम जब्त किए हैं उसे 43,762 किलो बिस्किट्स, स्नैक्स और नूडल जैसे खाने के सामान शामिल हैं। 14,665 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और कॉफ़ी बरामद की गई। करीब 23,000 किलो सॉस, केचप, मेयोनीज और पीनट बटर बरामद किया गया। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। ये एक गंभीर अपराध है। चंद पैसों के लिए लोगों को बीमारियां बेचने वालों के खिलाफ एक्शन तुरंत होना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकते हैं और ऐसे लोगों को कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब मैं आपको कश्मीर से आई कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। कश्मीर में 40 दिनों चलने वाला ज़बरदस्त ठंड का दौर, चिल्लई कला शुरू हो गया है। कश्मीर के तमाम इलाकों में बर्फबारी होने से किसानों ने राहत की सांस ली है। बर्फबारी से अब तक चल रहा सूखे का दौर खत्म हो गया है। बर्फबारी से टूरिज्म सेक्टर के लोग भी बड़े खुश हैं, क्योंकि पूरे देश से टूरिस्ट बर्फबारी और विंटर स्पोर्ट्स के लिए कश्मीर आते हैं। भारी बर्फबारी के बाद से टूरिस्ट का सबसे फेवरेट स्पॉट गुलमर्ग एक बार फिर गुलजार हो गया है। यहाँ बड़ी तादाद में सैलानी मौजूद हैं जो इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से कश्मीर में टूरिज्म का कारोबार ठंडा पड़ गया था, लेकिन अब बर्फबारी ने इसमें नई जान फूंक दी है। इस साल कश्मीर में ठंड का मौसम नई उम्मीदों के साथ आया है। श्रीनगर, तंगमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम के होटल्स दिसंबर से लेकर जनवरी तक के लिए बुक हो चुके हैं। पिछले साल गुलमर्ग में 13 लाख टूरिस्ट आए थे। स्कीइंग और स्नो स्पोर्ट्स के शौकीन यूरोप, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट तक से गुलमर्ग की खूबसूरत वादियाँ देखने आते हैं। यानी इस बार की बर्फबारी कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए वरदान साबित होगी। आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। उद्धव और राज ठाकरे कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में BMC चुनाव के लिए अलायंस का औपचारिक ऐलान करेंगे। इसरो कल श्रीहरिकोटा से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च करेगा।
अमित शाह पंचकुला में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच कल सीज फायर को लेकर बात होगी। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।